हेलो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तालिबान डील के बारे में। यूएस तालिबान के बीच में क्या डील हुई है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, पाकिस्तान पे क्या होगा, इंडिया का स्टांस अभी के लिए क्या है, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या तालिबान डील बनी रहेगी, क्या ये फिर से डिसइंटीग्रेट हो सकती है। क्योंकि ऑलरेडी आप अगर देखो जब ये डील हुई है तो इसके 2 दिन बाद ही तालिबान ने फिर से अटैक शुरू कर दिए हैं और जो अपना पार्शियल ट्रूस था ख़त्म कर दिया और अफगान गवर्नमेंट पे काफ़ी अटैक्स कर रहे हैं। तो देखना होगा यहाँ पे होता क्या है। ये जो इवेंट है ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है, इसमें बहुत से बदलाव अभी पॉसिबल है। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे सिनेरियो क्या है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव, क्योंकि इंडिया की जो सिक्योरिटी है ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ जो हम इवेंट्स डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान में, ये सब डीपली रिलेटेड है टू यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन। डोनाल्ड ट्रंप का जो फिर से री इलेक्शन अगर होगा तो इन 4 पॉइंट्स पे होगा, ये इनकी अचीवमेंट्स होगी। एक तो ये कि यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट था दुनिया के साथ इन्होंने कम कर दिया, जो काफ़ी हद तक सच है, मगर इसमें भी 100% सक्सेस मिली नहीं है। चाइना के साथ ट्रेड डील हुई नहीं है, ना इंडिया के साथ हो पाई है, यूरोप काफ़ी दूर है। तो ये आप कह सकते हैं कुछ सक्सेस मिली है, मगर ये भी 100% मिशन अकॉम्प्लिश नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये एक सपना था कि जब ये कैंपेन अपना स्टार्ट करेंगे तो यूएसए की स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई होगी, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही होगी, जॉब्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये एक ऑब्वियसली उनके कैंपेन को स्ट्रॉन्ग बनाता, मगर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही है, यूएस की भी क्रैश कर रही है, इंटरनेशनल ट्रेड कम हो रहा है और लग रहा है कि बहुत सी कंपनीज आने वाले टाइम में लॉसेस पोस्ट करेंगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल के बहुत सारे कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज बंद है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यूएस के लिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी आने वाला साल खराब रहने वाला है। तो जो सेकंड पॉइंट है ये तो मुश्किल लग रहा है। फिर तीसरी पिच ट्रम्प की ये होती कि मैंने इलीगल इमिग्रेंट इशू को सॉल्व कर दिया, मैक्सिको के बॉर्डर पे एक वॉल बना दी और बहुत से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे देश में थे उनको डिपोर्ट भी कर दिया। ये भी सही है, मगर इसमें कोई फ्लॉलेस सक्सेस मिली नहीं है। ये भी एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है। एक ही पॉइंट है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जेन्युइनली अपनी पब्लिक को कह सकते हैं कि मैंने 100% सक्सेस पाई है, और वो है अपने सोल्जर्स को सीरिया और अफगानिस्तान से वापस यूएस लाना। यूएस में एक बहुत ही मेजर इशू है कि हमारे सोल्जर्स, कोई लड़का जो ओहायो का है, शिकागो का है या वॉशिंगटन का है, उसको क्यों हम हज़ारों मील दूर भेजते हैं किसी अनस्टेबल कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वहाँ पे उनकी जान चली जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। तो जो हज़ारों यूएस सोल्जर्स सीरिया में, मिडल ईस्ट में, अफगानिस्तान में है, इनको अगर ये वापस ले आते हैं तो इसकी काफ़ी अच्छी पॉलिटिकल माइलेज मिल सकती है डोनाल्ड ट्रंप को। इसका 50% काम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। सीरिया से यूएस ने सोल्जर्स पुल आउट कर लिए हैं। अब ये डिसीजन लॉन्ग टर्म में ठीक था गलत था वो अलग टॉपिक है। बहुत सारे जो यूएस के एलाइज थे इस रीजन में, प्राइमरली सीरिया में कुर्दिश फोर्सेस, उनका मैसेकर हो रहा है आज के टाइम में टर्की के हाथों। वो लॉन्ग टर्म में पता लगेगा अच्छा डिसीजन था या नहीं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर द टाइम बीइंग सीरिया से, यहाँ से अपने सोल्जर्स निकाल लिए हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो हज़ारों यूएस सोल्जर्स हैं, अगर ये वापस आते हैं तो इससे डोनाल्ड ट्रंप ये कह पाएंगे कि देखो मेरी जो पॉलिसी थी कि यूएस इंटरवेंशन नहीं करेगा, उस पर मैं कायम हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का आप अगर पॉलिटिकल करियर देखो तो जब ये कुछ हद तक यंग भी थे, 1980s या 90s के टाइम में भी आप अगर देखो, तो ये हमेशा ये कहते थे कि अमेरिका को दुनिया की पुलिस नहीं बनना चाहिए। और जब अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश यूएस ने अटैक किया था इराक को, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्टी की आलोचना करी थी कि हमको इराक पे अटैक नहीं करना चाहिए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत ही लॉन्ग टाइम पॉलिसी है, और अगर इसमें सक्सेस मिलती है तो दैट इज़ ग्रेट फॉर डोनाल्ड ट्रंप्स प्रेसिडेंशियल कैंपेन। मगर देखो जो यूएस ने पुल आउट किया है फ्रॉम सीरिया वो काफ़ी हद तक ईजी था, क्योंकि सीरिया में आप अगर देखो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बहुत सी पार्टीज़ हैं। सीरिया की सरकार ऑलरेडी है, उसके अलावा यहाँ पे टर्की है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस के पुल आउट करने से यहाँ पर कोई प्लेयर एंटर नहीं करेगा और वैक्यूम फिल नहीं हो जाएगा। मगर अफगानिस्तान कम्प्लीटली डिफरेंट है। अफगानिस्तान आज के समय पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ यूएस। इसका रीज़न भी है, जब 9/11 के अटैक हुए यूएस में, उसके बाद यूएस ने इसका दोषी ठहराया ओसामा बिन लादेन को।
यूएस की सरकार को उस वक्त इनपुट्स मिले कि ओसामा बिन लादेन उस वक्त अफगानिस्तान में छुपा है और 2001 के आसपास की बात है, अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा था तालिबान। तालिबान की पूरी सरकार थी अफगानिस्तान में और तालिबान प्रोटेक्शन दे रहा है उसामा बिन लादेन को। तो यूएस ने सिंपली ये कहा तालिबान को, आप उसामा बिन लादेन को हमको हैंडओवर कर दो, इसने हमारे यहाँ अटैक किया है। तालिबान ने उस वक्त यूएसए के साथ एग्री नहीं किया और उसामा बिन लादेन को हैंडओवर नहीं किया। उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिएक्शन में यूएस, ब्रिटेन, बाद में नेटो फोर्सेस, सब ने मिलकर अफगानिस्तान की इन्वेजन करी और बहुत ही आसानी से इन्होंने तालिबान को पावर से हटा दिया। मगर तालिबान खत्म नहीं हुआ। तालिबान ने बस अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, छुप छुप के अटैक करना स्टार्ट कर दिया, सिविलियंस को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और ओवरऑल अपना वजूद कायम रखा अफगानिस्तान। तो अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश अफगानिस्तान अब कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी यूएस की, क्योंकि यूएस ने यहाँ पर जो रजीम था तालिबान का उसको ओवरथ्रो किया था। और देखो, अफगानिस्तान में कोई और कंट्री टेक ओवर करना नहीं चाहती थी, ना ईरान ना पाकिस्तान। ये कम्प्लीटली यूएस के ऊपर था कि अब इस कंट्री के साथ क्या करना है। सो यूएस ने पिछले 18 साल में यहाँ पर करीब $2 ट्रिलियन खर्चे, कई बिलियन खर्चे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, काबुल को रीबिल्ड किया, इनकी आर्मी को रीबिल्ड किया, यहाँ पर कई इंस्टीट्यूशंस खोले, लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स दिए, एक प्रॉपर सरकार की यहाँ पर स्थापना करी, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए। और अगर मैं बात करूँ आर्म्ड फोर्सेस की, तो अफगानिस्तान को यूएस ने प्रोवाइड करी अफगान नेशनल आर्मी। अफगान नेशनल आर्मी ऑफ कोर्स पार्ट है अफगान आर्म्ड फोर्सेस का। जिस तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उसमें बहुत से कंपोनेंट्स हैं, हमारी नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, तो उसी तरीके से अफगान आर्म फोर्सेस के 2 कंपोनेंट हैं, एक तो आर्मी है और दूसरी एयरफोर्स। नेवी की इनको आवश्यकता है नहीं क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो जो ये आर्म फोर्सेस हैं इसको भी यूएस ने फंड किया। टोटल यूएस ने यहाँ पर 85 से लेकर $90 बिलियन खर्चे और इसमें बहुत से अफगानिस्तान के सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी, इनको नया इक्विपमेंट दिया। इंडिया ने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया। बहुत से अफगान आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं, प्राइमरली इनकी जो नेशनल आर्मी के लोग हैं, ये इंडिया में जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, उसके अलावा जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है नियर पुणे और जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है इन चेन्नई, यहाँ पे इन्होंने और ट्रेनिंग प्राप्त करी और वापस सर्व किया। आज के समय आप अगर देखो तो अफगानिस्तान आर्म फोर्सेस में बहुत से ऑफिसर्स हैं, हज़ारों ऑफिसर्स हैं जिनको इंडिया में ट्रेन किया गया था। तो टोटल अफगानिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनके नंबर आप अगर देखो तो यह है रफली 1,74,300। मगर देखो प्रॉब्लम ये है कि आप एक कंट्री को मिलिट्री बस पकड़ा नहीं सकते, ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। एक कंट्री में प्राइड होनी चाहिए, वहाँ पर जो सिविलियंस हैं उसे बैक करना होगा उस आर्मी को, और भी वेरियस इश्यूज होते हैं। तो यूएस ने ये आर्म फोर्स इनकी खड़ी तो कर दी इंडिया के साथ, इंडिया ने भी यहाँ पे हेल्प करी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, वेरियस कंट्रीज। तो तालिबान से वो लोग प्रॉपर लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली तालिबान ओवर पावर उनको कर देगा, क्योंकि देखो इनकी आर्म फोर्सेस में एक बड़ा इशू ये है कि काफ़ी सारे लोग डिजर्ट कर देते हैं, मतलब कि छोड़ के भाग जाते हैं। इसका एक मेजर रीज़न ये है कि बहुत सारे जो इनके आर्म फोर्सेस के लोग हैं, इनकी फैमिलीज रहती है विलेजेस में कंट्रोल है तालिबान का, तो उनको डर रहता है कि उनकी फैमिली के साथ क्या हो जाएगा। तो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये आर्म फोर्स इतनी कैपेबल नहीं है कि तालिबान के सामने ये खड़ी हो पाए। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने 2014 में कोशिश करी थी कि ये यूएस सोल्जर्स को थोड़ा पुल आउट कर लेते हैं और यूएस सोल्जर्स की संख्या कम करेंगे, मगर जैसे ही इन्होंने किया विदिन 2 ईयर्स तालिबान ने अफगान फोर्सेस को काफ़ी पीछे धकेल दिया और बहुत सारा एरिया रिकैप्चर कर लिया। तो ये जो प्लान था फेल हो गया। उसके बाद यूएस को बहुत से सोल्जर्स फिर से अफगानिस्तान में भेजने पड़े। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि यूएस ने 18 साल अपने $2 ट्रिलियन अफगानिस्तान में खर्चे, तो इसके बदले में उनको मिला क्या? देखो बहुत कम मिला है। अफगानिस्तान आज भी प्रॉपरली स्टेबलाइज है नहीं। तालिबान का काफ़ी इन्फ्लुएंस है उनके विलेजेस में, उनके रूरल एरिया में, और उस सब के अलावा अफगान आर्म फोर्सेस भी इतनी इक्विप्ड है नहीं कि अपनी कंट्री पे ये कंट्रोल रख सके। मगर इन सब इश्यूज़ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ डोनाल्ड ट्रंप पे, जिन्होंने इन सब इश्यूज़ को इग्नोर करते हुए एक एग्रीमेंट साइन किया तालिबान के साथ। इसमें यह था कि यूएस फाइनली विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम तालिबान और तालिबान उसके बदले में ये एश्योरेंस देगा कि ये वायलेंस स्टार्ट नहीं कर देंगे, जो एक काफ़ी इमेच्योरिश एक्सपेक्टेशन है। तालिबान का जो इतिहास है, जिस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि आप उनको खुला ग्राउंड दे दोगे और उस पर वो वायलेंस नहीं करेंगे, तो ये ऑब्वियसली आपकी जो शॉर्ट साइटेडनेस है वो दिखाता है। मगर तब भी
डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूएस के इलेक्शन में उनके पास कुछ दिखाने के लिए हो टू द पीपल, और वो अपने वादे पे खरे उतरे हैं, ये भी वो प्रूव कर पाएँ। तो इसलिए यूएस और तालिबान ने एक पीस डील साइन करी रिसेंटली दोहा में। दोहा आपको पता है कि कतर में आपको मिलेगा, और इस पीस डील को दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी अटेंड किया। इंडिया की तरफ से जो इंडिया के एम्बेसडर हैं टू कतर, ये भी यहाँ पर गए थे एज एन ऑब्जर्वर। इस एग्रीमेंट में मेन बात ये लिखी है कि आने वाले 14 मंथ्स में यूएस और नेटो की जो फोर्सेस हैं ये सारे ट्रूप्स को यहाँ पर पुल आउट कर लेगी, इंक्लूडिंग नॉन डिप्लोमेटिक सिविलियन पर्सनल, मतलब के इंटेलिजेंस के लोग भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। यूएस ने तालिबान को ये कहा है कि आप लोग अपनी ज़मीन को आतंकवाद के लिए यूज़ होने नहीं दोगे, जो ग्रुप्स हैं जैसे कि अलकायदा, इनको आप ऑपरेट करने नहीं दोगे, और अमेरिका के जो एलाइज हैं उन पर कोई भी अटैक नहीं होगा आपकी ज़मीन से। तालिबान ने इस बात को लेकर एश्योरेंस दी है। अब इंडिया के लिए यहाँ पे वरिंग बात यह है कि यूएस और यूएस के एलाइज में इंडिया शामिल नहीं है, और ना इस पूरे एग्रीमेंट में लश्कर, जैश या फिर और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो इंडिया पे अटैक कर चुके हैं उनका मेंशन है। तो एक पॉसिबिलिटी मानी जा रही है कि जैसे यूएस पुल आउट करता है और जो अफगानिस्तान आर्म फोर्सेस हैं वो संभाल नहीं पाती है सारे एरिया को, और तालिबान वापस काबुल तक अपना कंट्रोल बना लेता है, तो उसके बाद जो एंटी इंडिया टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो अफगानिस्तान में नर्चर किए जा सकते हैं। और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा क्लोज टाइज हैं विद तालिबान, प्राइमरली बिकॉज ऑफ हक्कानी नेटवर्क, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान बेस्ड हक्कानी नेटवर्क है वही तालिबान को ऑपरेट करेगा इन द फ्यूचर। तो इंडिया का इस पूरे एग्रीमेंट में मेन कंसर्न यही है कि अफगानिस्तान की ज़मीन फिर से आतंकवाद के लिए यूज़ की जा सकती है। और देखो, इस एग्रीमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सैंक्शंस रिमूवल का। यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस हैं आज के टाइम में तालिबान के लीडर्स पर। तो यूएस ने ये कहा है कि आप अगर वायलेंस नहीं करोगे, हम पे अटैक नहीं करोगे, हमारे एलाइज पे अटैक नहीं करोगे, तो जो आप पे सैंक्शंस हैं वो भी हम रिमूव कर देंगे, ताकि आप इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर पाओ और आपके जो लीडर्स हैं ये भी फ्री हो जाएंगे। एक एलिमेंट इसमें यह भी है कि जो तालिबान के लीडर्स हैं, जो इनके सोल्जर्स हैं, जो आज के टाइम में जेल में हैं इन अफगानिस्तान, उनको भी रिहा किया जाएगा। मगर इस चीज़ को लेकर अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही। वो ये कह रही है कि हम लोग सारे प्रिजनर्स को रिहा नहीं करेंगे, जिसकी वजह से तालिबान वापस अटैक कर रहा है अफगानिस्तान की सरकार को। तो हो सकता है कि अगर ये डील ख़राब होती है तो इसका मेन रीज़न यही होगा कि जो पुराने तालिबान के जो प्रिजनर्स हैं उनको रिहा नहीं किया गया। नाउ इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडिया यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? देखो, हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि ये जो पीस डील हुई है ये हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं है। तो इसका पहला मतलब तो ये है कि इंडिया भी इस पीस डील की तैयारी कर रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए शॉक आ गया और अचानक से अब अफगानिस्तान वाइल्ड हो जाएगा और हम पे अटैक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमने एंटिसिपेट किया था। और एस जयशंकर साहब ये भी कहते हैं कि देखो, अफगानिस्तान अब वो अफगानिस्तान नहीं है जो 20 साल पहले था। यहाँ पर बहुत ही बड़े बदलाव हो चुके हैं। अब जो ये बहुत ही बड़े बदलाव है ये मैं आपको बताता हूँ क्या हो रखे हैं। एक तो ये है कि अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, जिसको अशरफ गनी लीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कमज़ोर है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पावर में रहेगी। दूसरी बात ये है कि तालिबान भी अब ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुका है। उनका जो पुराना ट्राइबल स्ट्रक्चर था वो अब टूट चुका है, और उन्होंने भी काफ़ी जगह ये कहा है कि हम लोग किसी कंट्री के अगेंस्ट कोई एनिमिटी चाहते नहीं हैं। हम भी बिजनेस करेंगे जब पावर में आएंगे, हम भी चाहते हैं कि हमारा कंट्री फ्लरिश करे। तो ऐसा नहीं है कि बस तालिबान यही चाहेगा कि पूरे रीजन में डिस्ट्रक्शन मचे। मगर फाइनली हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने यह भी कहा है, वी हैव टू वेट एंड सी हाउ इट प्लेज आउट, कि अभी जो ये डील हुई है क्या ये डील कायम भी रह पाती है, इसमें पाकिस्तान का रोल क्या होता है, यूएस का रिएक्शन इन द फ्यूचर क्या होगा, वो देखना होगा। अभी इसमें बहुत से बदलाव, बहुत से नए इवेंट्स आ सकते हैं। ये डील कहीं से भी एक फाइनल कोई इवेंट नहीं है फॉर अफगानिस्तान। मगर कहीं ना कहीं इंडिया को सोचना होगा कि इंडिया ने जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है इन अफगानिस्तान, जो हम वहाँ पे डैम्स बना रहे हैं, उस सब का क्या होगा। तो देखो, सूनर या लेटर, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, या फिर इवन 2 साल बाद भी हमको तालिबान से बातचीत करनी होगी। हमें तालिबान से नेगोशिएट करना होगा, और तालिबान को उस वक्त इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुकी होगी एज ए लेजिटिमेट प्लेयर,
और हमको तालिबान से बात करनी होगी कि देखो हम आपकी कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं, वी वांट द बेनिफिट ऑफ योर कंट्री, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाकर हमको अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान दोनों के साथ कोऑपरेटिव रिलेशंस बना के रखने होंगे। यही हम कर सकते हैं, नहीं तो फॉर द टाइम बीइंग आप अगर देखें तो काफ़ी अनसर्टेनिटी है। अभी के लिए वीडियो खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।